हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आपके 6 मार्क्स कंफर्म करने आए हैं। आपको पता है कि 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में मनी और बैंकिंग का चैप्टर 6 मार्क्स कैरी करता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि फाइनल एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और इनको प्रिपेयर करने के बाद आप अपने 6 मार्क्स ईजिली कंफर्म कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे नहीं, बल्कि उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे और फाइनल एग्जाम में आपको वो आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं ये भी सिखाएंगे। क्योंकि आंसर कोई भी कर देगा, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो कोई नहीं कर सकता। कुछ को आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी। तो जिनको नहीं आती है उनके लिए ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और जिनको आती है उनको तो भाई क्वेश्चन प्रिपेयर करने ही है अपने, ताकि 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए। सो मनी एंड बैंकिंग के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स में किस लेवल का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन पता क्या होती है, वो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रट के चले जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। सो ये दिक्कत सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है। इस दिक्कत को आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके जाइए और अच्छी बात है, लेकिन इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत के साथ प्रिपेयर कर लीजिए। सो चलिए आज के इस लेक्चर में हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, कितने मार्क्स में कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे प्रेजेंट करना है, डिस्कस करते हैं। सो ये है हमारे पास मनी एंड बैंकिंग के 6 मार्क्स कंफर्म करने वाला लेक्चर, और इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि मैंने बताया था कि मनी एंड बैंकिंग आपके 6 मार्क्स कैरी करता है, तो ये 6 मार्क्स टोटल 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। यानी इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस, यानी 2 नंबर यहां पर हो गए, और इसके साथ साथ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गए आपके 6 मार्क्स। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने 10 मार्क्स कंफर्म करने के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के चैप्टर में से, आई होप वो आपने देख लिया है। नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए और अपने 10 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर हम बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो इसमें एमसीक्यूज ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम अभी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और 4 मार्क्स के लिए हम टोटल 3 क्वेश्चंस, 3 टॉपिक्स आपको बताएंगे, सिखाएंगे और आंसर भी शेयर करेंगे। आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं ये भी बताएंगे। सो चलिए सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट में या फिर एक रफ कॉपी पे लिखते जाइए, और जो मिस्टेक है उसको भी रेक्टिफाई करते जाइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, M1 इज द मनी स्टॉक इन इंडिया रेफर्स टू। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेथड्स हैं, M1, M2, M3, M4। तो यहां पर हमें M1 के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। M1 में हम करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, और अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होते हैं, उन तीनों को ऐड करके हमारा M1 का फॉर्मूला बनता है। सो M1 करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नैरो मनी रेफर्स टू। अब आपको पता है कि 4 मेथड है, M1, M2, M3, M4। इनमें से M1 और M2 को हम नैरो अप्रोच कहते हैं, लेकिन इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली M1। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडर मनी रेफर्स टू। अब इसमें ब्रॉडर मनी ऑब्वियसली इसी को कहते होंगे, M3 और M4 ब्रॉडर मनी। लेकिन इनमें से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है किसका? M3।
यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो M4 को टिक करके आते हैं। M3 आपकी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। M3 का फॉर्मूला क्या है? M3 में हम M1 के सारे कंपोनेंट्स यानी करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स, ये सब तो ऐड करते ही हैं, साथ में टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड करते हैं। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सो इसीलिए हम इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड मनी इज। अब आपको पता है नैरो मनी हम किसको कहते हैं? M1 को। ब्रॉड मनी हम किसको कहते हैं? M3 को। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली टाइम डिपॉजिट्स, क्योंकि M1 में टाइम डिपॉजिट्स नहीं आता और M3 में टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तो दोनों के बीच का गैप बचा क्या? टाइम डिपॉजिट्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टाइम डिपॉजिट्स। ट्रीटमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन टू पीपल। सीता, I want 1 kg of potatoes. Rani, what will you give in exchange? Sita, I can give you 2 liters of milk in return for the potatoes. Rani, I don't need milk. I want a pair of shoes. Which of the following problem is being faced by Sita and Rani in their exchange process? So barter system का ड्रॉबैक यहां पर हाईलाइट किया गया है। सीता के पास 1 kg पोटैटोज हैं जो कि वो एक्सचेंज करना चाहती है रानी के साथ, लेकिन रानी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो सीता को चाहिए। सीता को शूज चाहिए, सो ये एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यहां पर किस ड्रॉबैक को, बार्टर सिस्टम के कौन से ड्रॉबैक को हाईलाइट किया गया? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों की जरूरतें एक जैसी हों, दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हों, तभी तो प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। Sixth question, which of the following agency is responsible for issuing ₹1 currency note in India? अब यहां पर आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम सारे के सारे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट करता है, लेकिन सिर्फ ₹1 का नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही इशू किया जाता है। Next, seventh question. Which one of the following institutions is not a bank? कौन सा बैंक नहीं है? अब यहां पर देखा जाए HDFC एक बैंक है, LIC बैंक नहीं है, UTI एक बैंक नहीं है, तो यहां पर पूछा क्या गया है? Which one of the following institute is not a bank? HDFC बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब वो बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, HDFC, LIC, UTI ये सारे कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं? कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? फाइनेंशियल, यानी ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन लोन ग्रांट करते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, HDFC ये सभी नॉन बैंकिंग में आते हैं, लेकिन HDFC अब बैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एट्थ क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ RBI कैन बी। अब आपको पता है कि RBI जो है वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए टू डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करता है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो यहां पर क्या पूछा गया? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI कैन बी बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सारी की सारी ही क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, क्वांटिटेटिव पॉलिसीज हैं जो RBI यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस और डेफिसिट को इक्वलाइज करने के लिए। नेक्स्ट, refers to that portion of total deposits of commercial banks which it has to keep with RBI in the form of cash reserve. उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं जिस पोर्शन को एक कॉमर्शियल बैंक RBI को एज अ रिजर्व देता है?
कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स which it has to keep with itself in the form of liquid assets। कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ रेशो अपने पास ही लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कैश के साथ साथ गोल्ड और साथ में जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन सबको प्लस करके जो वैल्यू आती है उसका परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री द आरबीआई में, कंट्रोल मतलब टू डिक्रीज द क्रेडिट, क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। सो 11th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेल सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। ऑब्वियसली अगर आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगा तो लोग पैसा देकर उसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और जब लोगों ने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया सिक्योरिटी परचेज करने के लिए, तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा ही नहीं, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो क्रेडिट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर दी जाएगी, ऑब्वियसली बैंक्स के पास ज्यादा पैसा बचेगा लोगों को उधार देने के लिए, और जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन देगी, ज्यादा लोन देगी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन ऑर्डर टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द आरबीआई में, अब इसमें ऑपोजिट है, आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, डिस्करेज करना चाहता है, तो वो क्या करे। सो 13th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज बैंक रेट। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई बैंक से अभी लोन महंगा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट बैंक ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो अभी वो लोन नहीं लेंगे। सो अगर पब्लिक लोन नहीं लेगी तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा जाना थोड़ा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम होगा तो इन्वेस्टमेंट अपने आप डिस्करेज हो ही जाएगी। 14th क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआरआर विल बी रिड्यूस्ड और नलिफाइड इफ, ये कह रहे हैं कि मान लो आरबीआई ने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मार्केट में इंक्रीज की है, सीआरआर इंक्रीज करने से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा क्या होगा जिससे मनी सप्लाई कम होगी ही नहीं, सीआरआर का इफेक्ट मनी की सप्लाई के ऊपर पड़ेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा उसका इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बैंक रेट इज रिड्यूस्ड। अब सिंपल है, अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को अपना ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा, ज्यादा रिजर्व देना पड़ेगा। लेकिन ये इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा अगर बैंक रेट ही कम कर दिया जाए। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा लोन लेने आएंगे, सस्ता लोन जो मिल रहा है उनको, तो जब ज्यादा लोन लेने आएंगे तो मनी सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी। तो एक तरफ से कम हुआ, एक तरफ से बढ़ गया, इफेक्ट क्या हो गया, नलिफाई, जीरो। 15th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, मतलब मनी सप्लाई को कम करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए और बैंक रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाए। सीआरआर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कैश कम हो जाएगी बैंकों के पास उधार देने के लिए, और अगर बैंक रेट भी बढ़ा दिया जाएगा तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, वो बैंक से लोन लेने आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लोन महंगा जो मिल रहा है। सो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। 16th, डैश कंट्रोल्स अफेक्ट इनडिस्क्रिमिनेटली ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यहां पर आपको पूछ रहे हैं कि बताओ क्या चीज सबको इक्वली इफेक्ट करती है। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। अगर आरबीआई ये करेगा तो इसका होने से, ऐसा काम होने से सभी को इक्वल इफेक्ट आएगा।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव कंट्रोल। अगर आरबीआई क्वालिटेटिव कंट्रोल करेगा ना तो वो स्पेसिफिक फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, हर फॉर्म के ऊपर नहीं। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव होगा, कैश रिजर्व रेशो में चेंज कर दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में चेंज कर दिया, रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, बैंक रेट, इन सब में अगर चेंज होगा तो इसका इफेक्ट सभी के ऊपर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज क्वांटिटेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है 17th, ड्यूरिंग डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू, डिप्रेशन है, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, डाउन चल रही है, मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक्स को अपने बैंक रेट कम कर देने चाहिए ताकि लोगों को लोन सस्ता मिले और वो और उधार लेके मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ा सकें। दूसरी तरफ आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज लोगों से परचेज कर लेनी चाहिए। अगर लोगों से सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी तो बदले में आरबीआई लोगों को पैसा देगा, सिक्योरिटी लेके पैसा वापस कर देगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। 18th क्वेश्चन, द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मींस, द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आरबीआई का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक मुश्किल में फंसे हुए बैंक को उधार देता है। लास्ट रिजोर्ट मतलब आखिरी रास्ता उस बैंक के लिए जो डूब चुका है, जो डूबने की कगार पे है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे पहुंच चुका है, उसके लिए एक आखिरी रास्ता सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू? ऑब्वियसली आरबीआई, क्योंकि आरबीआई है जो इंडिया के लिए करेंसी प्रिंट करता है। Who is the fiscal agent and advisor to the government in monetary and fiscal matters in India? इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइस या फिर फाइनेंशियल एजेंट कौन है गवर्नमेंट के लिए? यहां पर भी आंसर है ऑब्वियसली आरबीआई। चलिए, तो ये 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हमने कुछ आपसे पूछे थे और आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, What are the main functions of money? How does money overcomes the shortcoming of a barter system? यहां पर आपको मनी के फंक्शंस बताने हैं और कंक्लूजन लिखना है कि किस तरह से इस फंक्शन से, मनी के इस फंक्शन से कौन सा बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक दूर हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है? प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप मनी का मीनिंग जरूर लिखना, चाहे नहीं पूछा गया। मनी का मीनिंग लिखने के बाद सेकंड नंबर पे आप मनी के जो फंक्शंस हैं उनको लिख देना। जैसे 4 या 5 होंगे तो चारों पांचों को एक लाइन में लिख देना। फिर इसके बाद इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करना। फंक्शन ए उसको एक्सप्लेन कर दिया, फंक्शन बी, सी, देन डी, इन सबको एक्सप्लेन कर दिया। और जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, तो एक्सप्लेनेशन के बाद आपको हर एक एक्सप्लेनेशन का एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है कि मनी के इस फंक्शन से कौन सा बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक दूर हुआ है। ऐसे ही इस फंक्शन से कौन सा ड्रॉबैक दूर हुआ है। तो ये करने से 4 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट हम देख लेते हैं कि मनी के फंक्शन कौन कौन से हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन: expansion of exchange, store of value, measure of value, standard for deferred payments। तो ये 4 पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं और फिर इनको एक्सप्लेन करना है। पहला, एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज। अब देखो सिंपल है, बार्टर सिस्टम के टाइम पर एक्सचेंज रेट कम था, ज्यादातर लोग बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम आती थी। एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसको हमारा प्रोडक्ट चाहिए और हमको उसका प्रोडक्ट चाहिए, बहुत मुश्किल होता था, इसलिए एक्सचेंज बहुत कम होता था। लेकिन अब मनी एक कॉमन वैल्यू है जिससे कोई भी सेटिस्फाई हो सकता है, जो कि कॉमन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज की जा सकती है। तो इसलिए नंबर ऑफ सेल्स एंड परचेज इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहां पर कौन सी लिमिटेशन दूर हुई है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यहां आपने कंक्लूजन में लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू।
बार्टर सिस्टम में हम अपने प्रोडक्ट्स को, और बेसिकली वो प्रोडक्ट्स जो ड्यूरेबल नेचर के नहीं होते हैं, जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, उनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए भी। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, डेप्रिसिएशन कोई नहीं आएगी, हमें कोई लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा और स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। सो यहां पर कौन सा बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक दूर हुआ है? स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जो बार्टर सिस्टम में हम नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। अब बार्टर सिस्टम में किसी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं होती थी जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकें। लेकिन मनी की इन्वेंशन के बाद मनी का फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। इस कार की वैल्यू 10 लाख है, कैसे पता चला? मनी की इन्वेंशन से। इससे पहले तो ये पॉसिबल था ही नहीं। सो ये तीसरा फंक्शन है कि मनी हमें किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद करती है। मनी को हम एज अ कॉमन वैल्यू बेस भी यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। सो यहां पर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मेजरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। और लास्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में हम किसी चीज को इंस्टॉलमेंट में नहीं परचेज कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो मनी है वो एज अ इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस में भी काम आती है। वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं हायर परचेज करने के लिए, किश्तों में परचेज करने के लिए, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने के लिए हम मनी को यूज करते हैं। कुछ पेमेंट अभी और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, डाउन पेमेंट अभी, बाकी एक एक महीने के बाद। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। सो बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हुई है? नॉट पॉसिबल फॉर डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं थी, वो हमें यहां पर सॉल्व हो चुकी है। तो ये पहला 4 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर ये नहीं आया तो ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। डू यू कंसीडर अ कमर्शियल बैंक इज द क्रिएटर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? क्या कमर्शियल बैंक मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करता है? क्या उसका कोई भी रोल है क्रेडिट क्रिएट करने में? अब देखो, हम सबको पता है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन ग्रांट करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन होता है। इसका मतलब ये करेंसी प्रिंट तो नहीं करते, इशू तो नहीं करते, लेकिन क्रेडिट क्रिएट जरूर कर सकते हैं, मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ा या कम जरूर कर सकते हैं। सो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखोगे कमर्शियल बैंक विद 2 फंक्शंस। कमर्शियल बैंक का मीनिंग और इसका मेन फंक्शन क्या है जो मैंने अभी बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन। तो सबसे पहले मीनिंग हो गया। सेकंड नंबर पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है और उस स्टेटमेंट में बताना है कि कमर्शियल बैंक जो है वो करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिएट जरूर कर सकता है बाय ग्रांटिंग लोन। बाय ग्रांटिंग लोन। सो लोन देने से मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, ये आपने सेकंड पॉइंट में बताना है। तीसरे पॉइंट में आपको एक एग्जांपल शो करनी है वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और उस एग्जांपल में आपको प्रॉपर पूरा टेबल बनाना है। टेबल में डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स, रिजर्व्स, वो सारा शो करना है। तो ये 3 चीजें आपको 4 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये 3 चीजें लिख के आते हो। अब जल्दी से देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है, मनी क्रिएशन कैसे होती है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, कमर्शियल बैंक ये करता कैसे है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट द इश्यूअर ऑफ करेंसी, so they can only create the flow of money by granting loan to the different parties as per their requirement। तो ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। कमर्शियल बैंक्स करेंसी इशू नहीं करते, प्रिंट नहीं करते, लेकिन वो क्रिएट जरूर करते हैं लोन के फॉर्म में। वो जब पैसा किसी को देते हैं उधार में, तो वो पैसा लोगों के हाथ में बैंक कैश के फॉर्म में कभी नहीं पकड़ाता। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक आपको हाथ में कैश नहीं पकड़ाएगा कि भाई ये लो अपना 5 लाख का लोन। बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आपके अकाउंट से पैसा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो जाएगा।
यानी ऑन एंड ऑन अगर देखा जाए तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली वो पार्टी जिसको लोन चाहिए होता है, बोरोवर। दूसरी वो पार्टी जिससे लोन मिलता है यानी कि बैंक। और तीसरी वो पार्टी जिसको पेमेंट करने के लिए आपने लोन लिया है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपको कुछ चाहिए होगा, आपकी कोई डिमांड होगी, आपने कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, कोई न्यू बिल्डिंग मशीनरी लेनी होगी बिजनेस में, कार, स्कूल, किसी भी चीज के लिए, तो किसी ना किसी को तो पेमेंट करनी है ना आपने, तो ये थर्ड पार्टी। बेसिकली ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब बैंक करता क्या है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक आपको लोन कैश के फॉर्म में नहीं देता, वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है और फिर उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट थर्ड पार्टी के पास आ जाती है। और थर्ड पार्टी के भी हाथ में कैश नहीं आता है, वो पैसा जाता उसके बैंक अकाउंट में ही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्रेडिट क्रिएट होता है, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है। किस तरह? सिंपल है, मान लो आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, ये 5 लाख का लोन बैंक में वापस आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये 5 लाख जो आपको मिला है वो जिंदगी भर के लिए तो नहीं मिला ना, किसी ना किसी टाइम पीरियड के बाद आपको ये वापस करना होगा। तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में आप ये 5 लाख बैंक को वापस करोगे। तो एक 5 लाख वो जो बैंक ने आपको लोन दिया था वो आपने वापस करना है। दूसरा 5 लाख वो जो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए थर्ड पार्टी को दिया था और थर्ड पार्टी ने वापस बैंक में डाल दिया। तो टोटल बैंक के पास अब डिपॉजिट्स कितने हो गए? 10 लाख। ये वाले थे प्राइमरी डिपॉजिट्स और ये वाले थे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो इस तरह से पैसा जाता बैंक में ही है, बैंक अपने ही पैसे से और पैसा क्रिएट करता है। उधार देके उधार वापस लेना फर्स्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट, और थर्ड पार्टी से पैसा वापस बैंक में आ जाना सेकंड सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इस तरह से ये होता है। अब हां, इस प्रोसेस में एक लीकेज भी है। वो लीकेज क्या है? मान लो थर्ड पार्टी ने अगर कुछ पैसा अपने पास रख लिया, कुछ विड्रॉ करवा लिया, तो वो लीकेज हो जाता है। सारा पैसा अगर बैंक में नहीं आएगा तो वो लीक हो जाएगा पैसा। मान लो 2 लाख इसने निकाल लिया था अपने यूज के लिए, तो बैंक में कितना पहुंचा? 3 लाख पहुंचा। तो ये प्रोसेस 10 की बजाय 8 लाख शो करेगा। सो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है। तो ये प्रोसेस आपने एग्जाम में लिखना है। आप इस प्रोसेस को अच्छे से रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी वो टेबल की बात करते हैं जो टेबल आपको एग्जाम में शो करना है। इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1000। मान लो आप अपने बैंक में गए और आपने 1000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए फर्स्ट राउंड, ये आपका फर्स्ट राउंड है। बैंक 20% मान लो अपने पास कैश रिजर्व करके रखता है, CRR या SLR बना के रखता है, क्योंकि आपको तो पता है ना 1000 रुपीज अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए तो बैंक पूरा का पूरा 1000 रुपीज किसी और को लोन नहीं दे देगा। वो कुछ ना कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रखेगा, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े, कोई बंदा विड्रॉ करवाने आ जाए तो बैंक ये ना कहे कि भाई हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हमने आपका पैसा तो किसी तीसरे बंदे को दे दिया। तो इसलिए बैंक कुछ पैसा रिजर्व करके अपने पास जरूर रखता है। तो 1000 रुपए मैंने दिए, जिसमें से बैंक ने 200 रुपए रिजर्व कर लिए, 20% ऑफ 1000 200 आएगा। बाकी 800 बैंक ने क्या किया? लोन दे दिए। तो ये लोन बैंक ने पर्सन के हाथ में नहीं दिए थे, उसने बैंक में ट्रांसफर किए थे, यानी सेकेंड राउंड में यही 800 बैंक के पास दोबारा से डिपॉजिट हो गया। तो ये 1000 क्या थे? प्राइमरी डिपॉजिट जो मैंने करवाए थे। ये 800 क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट जो आपने लोन लिया था ना बैंक से, बैंक ने आपके हाथ में पैसा नहीं दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया पैसा, तो पैसा आया तो बैंक में ही ना। तो ये सेकेंड राउंड ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। ऐसे ही 800 में से बैंक ने 20% जो कि 160 बनता है फिर से रिजर्व रख लिया, 640 लोन दे दिए। और ये 640 लोन के फॉर्म में तीसरे राउंड में दोबारा से कहां गए? बैंक में ही गए ना। पैसा तो बैंक में ही जाएगा, क्योंकि बैंक कैश में तो लोन देता ही नहीं है, सिंपल सी बात। इसमें से 20% 640 में से अगेन 20% रखा, 512 लोन हो गया। 512 जब लोन हुआ तो फोर्थ राउंड में ये फिर से यहीं पर आ गया। तो इसको हम ओवरऑल कहते हैं
क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। चलिए, तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई? हाउ डज आरबीआई स्टेबलाइज मनी सप्लाई अगेंस्ट इनॉक्शियस शॉक्स, मतलब बहुत डेंजरस शॉक्स जो इकोनॉमी को आते हैं उससे बचाने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आरबीआई की ये जो पॉलिसीज है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और दूसरी कौन सी होती है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज वो होती हैं जिसमें आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है, और ये टेक्निक्स यूज करने से आरबीआई पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, जिसमें बेसिकली आते हैं बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव टर्म्स में जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फर्म्स ही ज्यादा इफेक्ट होती हैं, हर कोई इफेक्ट नहीं हो पाता, जैसे मोरल सिटीजन, मोरल ड्यूटीज। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर बताना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। सर मॉनेटरी पॉलिसी तो पूछा ही नहीं, फिर बताना क्यों है? भाई इसी को तो प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक लाइन लिख दो चाहे, मॉनेटरी पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज व्हिच आर यूज्ड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट। एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने ये भी लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताओ कि ये पॉलिसीज कितने पार्ट में डिवाइडेड है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कितनी आती हैं उनके नेम लिखो, क्वालिटेटिव में कितने आते हैं उनके नेम लिखो। इसके बाद एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दो विद एग्जांपल। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार आपको चीप मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो सारी पॉलिसीज जिससे आरबीआई मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है उसको चीप मनी पॉलिसी कहते हैं, और वो सारी पॉलिसीज जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है या कम करना चाहता है, उन सबको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। सो ये वो सारी पॉलिसीज हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं जिनको हमें अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये फर्स्ट हमारे पास जो है ये सारी आपकी किस में आती हैं, क्वांटिटेटिव में, और ये जो है हमारे पास वो क्वालिटेटिव में काउंट की जाती हैं। तो पहली बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को और कॉमर्शियल बैंक्स आगे फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन ग्रांट करते हैं। तो सिंपल है, आरबीआई जो है अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन लेना अगर महंगा हो जाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, जिससे मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वहीं पर अगर आरबीआई मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो वो ऑपोजिट करेगा, वो बैंक रेट को कम करेगा ताकि लोन सस्ता हो, और जब लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा लोन लेने आएंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर दी गई हैं। ये सारा पॉइंट, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए बताई हैं। अगर एक्सेस डिमांड के केस में आपको पूछा जाता है तो इसे ऑपोजिट लिख देना। डेफिसिट डिमांड के केस में डिमांड कम है, उसको इंप्रूव करने के लिए बैंक रेट कम किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है, मनी सप्लाई कम है, उसको बढ़ाने के लिए जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। परचेज करेगा किनसे? पब्लिक से। पब्लिक से जब सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी तो आरबीआई उनके हाथ में पैसा पकड़ाएगा। आरबीआई कहेगा ना कि ये लो पैसा और सिक्योरिटीज हमें वापस कर दो। इससे होगा क्या? लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, वो डिमांड करेंगे, मार्केट में डेफिसिट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर मार्केट में पहले से डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स की कैश डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है। आरबीआई के पास ये डिपॉजिट फिक्स रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आरबीआई बताता रहता है कि आपको इतना रेशियो मेरे पास डिपॉजिट करवाना है। तो ये हर कमर्शियल बैंक करता है। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल कैश डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई को फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए देता है। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई सीआरआर कम कर देगा। सीआरआर का कम होना मतलब ऑब्वियसली मान लो अगर पहले सीआरआर 10% थी और अब आरबीआई ने इसको 5% कर दी है, तो इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को 10% नहीं 5% ही देना है और बाकी पैसा 95% अपने पास रखना है। और वो 95% आरबीआई मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उधार दे सकते हैं। रेशियो कम होगी, रिजर्व्स कम होंगे, लोन देने की मात्रा बढ़ जाएगी, लोगों को ज्यादा लोन दिया जाएगा और जब लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी सीआरआर का ही एक भाई है कह लीजिए। सीआरआर आरबीआई के पास होता है। हर कमर्शियल बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट का कुछ रेशियो आरबीआई के पास रखना होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली कैश, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का टोटल जो भी आएगा उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही डिपॉजिट्स के फॉर्म में रखना होता है। और इसका भी रूल सेम है, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर दी जाएगी ताकि कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स कम रखना पड़े और लोन देने की मात्रा बढ़ जाए, मतलब ज्यादा लोन दिया जा सके, रिजर्व कम रखा जाए। तो अगर लोन ज्यादा दिया जाएगा तो मार्केट में डेफिसिट डिमांड, जो डेफिसिट मनी की सप्लाई है, जो डेफिसिट है, जो कम है, वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही लास्ट क्वालिटेटिव टर्म्स में सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है कि जब भी बैंक के पास हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करता है और उसका मार्जिन ज्यादा ही होता है। अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक कहेगा 12 लाख की सिक्योरिटी कुछ देकर जाओ, तो जो 2 लाख बचेगा वो क्या हो जाएगा, मार्जिन। तो सिंपल है, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है यानी मनी की सप्लाई कम है तो आरबीआई कहेगा कि मार्जिन ज्यादा मत रखो। 10 लाख का कोई लोन लेने आ रहा है ना, तो 9 लाख की सिक्योरिटी मांगो और लोन दे दो। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम है मनी की। लोगों को अगर हम कहेंगे 10 लाख का लोन लेने के लिए अगर हम कहेंगे कि 20 लाख की सिक्योरिटी लेके आओ, फिर तो वो लोन लेंगे ही नहीं, और लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं। सो मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, डेफिसिट डिमांड को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में पहले से ही मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी लोन लेने आए तो बैंक कहे कि 50 लाख लेके आओ अगर 20 लाख का लोन चाहिए तो। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी देने से पहले बंदा सोचेगा और लोन नहीं लेगा, और जब लोन नहीं लेगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं। सेकंड हमारे पास है मोरल सिटीजन। मोरल सिटीजन का मतलब होता है एक मोरल ड्यूटी। तो इसमें आरबीआई बैंक्स के लिए गाइडलाइंस इशू कर देता है और कहता है कि हर बैंक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मोरल ड्यूटी पूरी करे। अगर वो मोरल ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो हम उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेंगे। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है कि बैंक अपने अपने हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, मार्केट में एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के हिसाब से एडजस्टमेंट करें। लोन ज्यादा ना दें अगर डिमांड ज्यादा है, पहले ही मार्केट में सप्लाई ज्यादा है मनी की, और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम है तो लोन ज्यादा से ज्यादा दें। कुछ ऐसा करें कि लोन ज्यादा दिया जाए। और लास्ट है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन लिमिट्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हर बंदे को उठा के लोन दे दिया, जो भी आया उसको लोन दे दिया। लिमिट्स डिसाइड कर लो कि एग्रीकल्चर के लिए इतना, एजुकेशन के लिए इतना, हाउसिंग लोन इतना, हर चीज के लिए एक लिमिट डिसाइड कर दो ताकि ज्यादा मार्केट में डिमांड हो ही ना, और ना ही एक्सेस हो ना ही डेफिसिट हो। तो ये सब है हमारे पास क्वालिटेटिव टर्म। चलिए, तो आज का ये लेक्चर हमारा हो जाता है कंप्लीट, और आई होप आपके 6 मार्क्स हो चुके हैं कंफर्म। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ
शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके भी ये मार्क्स कंफर्म हो जाएं।